करना चाहिए। इस सुंदर संदेश के बाद एक और कहानी हमारे लिए चुनी गई है मुझे पढ़ने के लिए, जिसके लेखक हैं विनोद सिल्ला जी। ये कुछ भावुक सी, कुछ दुख वाली कहानी है। सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश है इसका। थोड़ी ये लघु कथा नहीं है, ये थोड़ी लंबी कहानी है, बट बहुत ही अच्छी सुंदर कहानी है ये। करतारों की अंतिम यात्रा इसका शीर्षक है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। महिलाओं के रोने की आवाज आ रही थी। राधा ने अपने पति बंसी को बताया कि पड़ोसी भजन लाल की माँ करतारों का देहांत हो गया है। पड़ोसी भजन लाल की माँ करतारों का देहांत हो गया। बंसी बोला, आज सुबह तो अच्छी भली बैठी थी। राधा ने कहा, दोपहर के 1 बजे करीब माता करतारों ने अंतिम सांस ली। बंसी ने कहा, जब अंतिम संस्कार की तैयारी हो जाए ना तो मुझे बताना। बंसी ने कहा, जब अंतिम संस्कार की बात सारी तैयारी हो जाए तो मुझे बताना। राधा बोली, माता करतारों की बेटियों के आने के बाद ही संस्कार होगा। उबासी लेता हुआ बंसी बोला, फिर तो बहुत समय लगेगा, इतने लंबे समय तक कौन बैठेगा। रिश्तेदारों के आते आते तो शाम हो जाएगी, नींद आ रही है, तब तक मैं सो लेता हूँ। यह कहकर बंसी कूलर चलाकर सो गया। उसकी पत्नी भजन लाल के घर चली गई। बंसी 2 बजे सोने गया तो 5 बजे उठ गया। राधा ने आकर बताया कि शायद संस्कार की तैयारी अभी चल रही है। बंसी ने मुंह धोकर नींद का आलस दूर करने का प्रयास किया, उसके बाद चल पड़ा पड़ोसी भजन लाल के घर की तरफ, जहां पर बंसी की तरह और भी अनेक व्यक्ति आए हुए थे। सभी जानने का प्रयास कर रहे थे कि कौन कौन आना बाकी है अभी। भजन लाल के एक रिश्तेदार ने बताया कि बाकी तो सब आ चुके हैं, भजन लाल की छोटी बहन सुशीला अभी आनी है, अभी फोन पर बात हुई है, 10-15 मिनट में पहुंचने ही वाली होगी। एक ने कहा, आधा पौना घंटा तो आने में और लगेगा, फोन पर तो ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं। वृद्धा करतारों की अंतिम यात्रा में शामिल होने आए लोग अपनी अपनी तरीके से बातें कर रहे थे, कुछ परेशान भी दिख रहे थे। सभी सोच रहे थे कब आएंगे रिश्तेदार, कब श्मशान पहुंचेंगे और कब औपचारिकताओं से पीछा छूटेगा। सभी कह रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो, दिन छिपने से पहले पहले हो जाना चाहिए अंतिम संस्कार। सभी अपनी बेचैनी को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, अपने अपने तरह के तर्क देकर। पहले तरह तरह की बातें चली, उसके बाद हंसी मजाक पर आ गए। अब किसी को नहीं लग रहा था कि ऐसी ठिठोली जो वो कर रहे हैं, अरे वो अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। चर्चाएं चली कि किसकी पत्नी कितनी सुंदर है, कौन कौन अपनी पत्नी से डरता है, फला का तलाक क्यों हुआ, फला का स्वभाव कैसा है, इसीलिए उसकी पत्नी तलाक लेके चली गई। मातम करने वालों की संवेदनहीनता को देखकर संवेदनहीनता स्वयं पानी पानी हो रही थी। वहां खड़े लोगों की संवेदनहीनता से संवेदनहीनता स्वयं पानी पानी हो रही थी। तभी एक ने कहा, भजन लाल का भाई भी तो है ना किशन लाल, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा बोलता है, भजन लाल से उसकी बनती कब है, दोनों भाई एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। एक ने चुटकी ली, अरे भाई भाई की कभी नहीं बिगड़ती है, बीच के लोग अपनी करामात ना दिखाए तो। सबको पता है सीख तो पत्थर को भी फाड़ देती है। एक वो भी समय था जब भजन लाल और किशन लाल दोनों के प्रेम और प्यार के किस्से और पूरे मोहल्ले में मशहूर थे, उसकी मिसाल दी जाती थी। दोनों में अत्यधिक स्नेह था। जब से अनाम सिंह का भजन लाल के साथ उठना बैठना शुरू हुआ है ना, इन दोनों भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ती गई हैं।
खैर कुछ भी हो, इस अवसर पर गिले शिकवे दूर रखकर माँ के लिए तो किशनलाल को आना ही चाहिए था। एक ने कहा, हम भी तो कोई प्रयास नहीं कर रहे ना, हमें भी तो कुछ करना चाहिए दोनों को मिलाने के लिए। यही गमी खुशी के अवसर टूटे परिवारों को जोड़ने के काम आते हैं, दोनों परिवारों को जोड़ा जाता है। उस भीड़ में खड़ा राजकुमार नाम का व्यक्ति यह सब बातें सुन रहा था। तभी उसने कहा, उसके चेहरे से व्यावहारिकता और जीवन का अनुभव झलक रहा था। राजकुमार ने कहा, मैं कुछ प्रयास करता हूँ। यह कहकर भीड़ से निकलकर किशनलाल के घर की तरफ चल पड़ा। किशनलाल का घर भजनलाल के घर के बगल में ही है। दोनों भाई, सबके मन में अवधारणा है कि किसी भी कीमत पर ये दोनों एक नहीं हो सकते। थोड़ी ही देर में राजकुमार किशनलाल के घर से बाहर आता है। सभी लोगों के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह आता है, क्या हुआ क्या हुआ। सब ने उसको घेर लिया। राजकुमार कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, किशनलाल बस आ ही रहा है। उसके कुछ मेहमान आए हुए थे जिनको चाय पानी देकर वो अभी बाहर आ रहा है। राजकुमार ये बातें कर ही रहा था, अर्थी उठने लगी भजनलाल के घर से। सभी लोग परंपरा से चल पड़े। उसने अब तभी किशनलाल भी अपने घर से निकलता है, शव यात्रा में शामिल होता है। जब वह अपनी माँ को की अर्थी को कंधा देना चाहता है तो भजनलाल के बेटे ने विरोध कर दिया। तो राजकुमार जैसे कई व्यक्तियों ने बीच बचाव करवा दिया। माता करतारों को कभी अपने बेटों पर गुमान हुआ करता था। वह कहती नहीं थकती थी कि उनके बेटों की जोड़ी नल नील जैसी है। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम है। दोनों तो एक ही थाली में खाना खाते हैं। वे एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं जीते हैं। इकट्ठे शरारत करते, इकट्ठे पढ़ते हैं। दोनों में नाखून और मांस का सा मेल है। लेकिन अनाम सिंह ने भजनलाल पर क्या मंत्र किया कि दोनों भाई एक दूसरे के दूर विरोधी हो गए। माता करतारो दोनों को एकजुट होता देखने के लिए तड़पती रह गई और चल बसी। उनके जीते जी तो यह संभव नहीं हो पाया। हाँ, अंतिम यात्रा में कंधा देने के लिए ही सही एक दूसरे के करीब दोनों भाई करीब जरूर आए, लेकिन यहाँ भी उन भाइयों के बीच ईर्ष्या व नफरत की मोटी दीवार थी। इस दीवार को माँ की मृत्यु भी नहीं ढा पाई। अनेक उदाहरण ऐसे हैं। ऐसी परिस्थितियों में टूटे परिवार जुड़े हैं, लेकिन भजनलाल और किशनलाल दोनों अपनी जगह से टसमस नहीं हुए। एक वो भी समय था तो जब माँ को एक को जरा सी चोट लगती थी तो दूसरा रो पड़ता था, और आज इतनी बड़ी चोट दोनों के मन पे लगी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कितने संवेदनहीन हैं। इसे अपना दुख नहीं, अपना अपना दुख मान रहे हैं। इसे गौर से ध्यान से सुनिए। इसे अपना दुख नहीं, अपना अपना दुख मान रहे हैं। बहुत सुंदर शब्द है ये। वाक्य है, माता करतारों का पार्थिव शरीर लकड़ियों से बनी चिता पर सुशोभित किया गया। माँ के मुंह में देशी घी जबरन डाला जा रहा है। जब माँ जी रही थी तब तो डॉक्टरों की सलाह के कारण उनको लंबे समय से घी नहीं दिया गया था। डॉक्टरों ने बंद करवा रखा था, लेकिन आज पूरा एक कनस्तर घी माँ के ऊपर डाला जा रहा है। विडंबना देखिए। क्रियाकर्म के दौरान सभी लोग अपने मन माफिक दिशा निर्देश दे रहे हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देते समय आगे आगे भजनलाल, पीछे पीछे किशनलाल। बड़े सुंदर लग रहे थे, मानो वे बचपन में इकट्ठे किसी खेल का अभिनय कर रहे हैं। इकट्ठे खेले किसी खेल का अभिनय कर रहे हैं। इकट्ठे मुखाग्नि देने की तरह बाकी जीवन भी एक दूसरे के साथ व्यतीत करते तो कितना सुंदर होता। लेकिन यह सहयोग अंतिम संस्कार तक ही सीमित रहा। अंतिम संस्कार के बाद भजनलाल के रिश्तेदार भजनलाल के घर चले गए, किशनलाल के रिश्तेदार किशनलाल के घर चले गए। कुछ साझे रिश्तेदार थे जो समझ नहीं पाए कि कहाँ जाना चाहिए, और वे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। भजनलाल के घर सारी व्यवस्था अनाम सिंह ने संभाल रखी थी।
और किशनलाल के घर सारी व्यवस्था उनके साले राजेश ने संभाली थी। 13 दिन दोनों तरफ अपने अपने मित्र, प्यारे, सगे संबंधी, रिश्तेदार, सहकर्मी व मिलने वाले मातम पुरशी करने आते गए। भजनलाल के घर अनाम सिंह सबको बता रहा था, 28 तारीख को शहर की फला धर्मशाला में माता करतारों की याद में कीर्तन रखा गया है, जहां हमारे गुरुजी पूरी संगत को आशीर्वाद देकर प्रवचन सुनाकर पुण्य के भागी बनाएंगे। गुरु ने व्यस्त समय के बावजूद हमारे लिए समय दिया है। हम बड़ भागी हैं। गुरु का समय बड़ा कीमती है। इनके यहाँ तो बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी मिलने के लिए इन गुरु से मिलने को लाइन में खड़े रहते हैं। हम धन्य हैं जो माता करतारों के लिए ये स्वयं चल के यहाँ आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। अनाम से इसी तरह बड़े रोचक और आकर्षक अंदाज में माता करतारों के लिए गुरु की महिमा और उनके लिए माता करतारों के लिए रखे गए कीर्तन का गुणगान कर रहा था, प्रचार कर रहा था। उधर किशनलाल का साला भी मोर्चा संभाले हुआ था, जो कह रहा था कि माता की आत्मिक शांति के लिए 28 तारीख को घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा हुआ है। पहुंचने का कष्ट जरूर करे। करते कराते 28 तारीख भी आ गई। दोनों भाइयों ने भव्य मृत्यु भोज के आयोजन किए। भजनलाल के मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी, गुरु भाई धर्मशाला पहुंचे। सबने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया, कीर्तन सुना। गुरुजी ने भी उसी ढंग से आशीर्वाद दिया जितने का नोट चढ़ाया गया। स्टेज के नीचे माता करतारों का फोटो फूल माला डालकर रखा हुआ था। गुरुजी ने प्रवचन किए, भजनलाल को योद्धा का दर्जा दिया और बताया कि भजनलाल धन्य है जिन्होंने माता की आत्मिक शांति के लिए आश्रम के अनुसार आयोजन किया। इस आयोजन के लिए अपने कुल की सारी परंपराएं तोड़ दी। यहाँ तक कि सगा माँ जाया भाई भी छोड़ना मंजूर कर लिया। गुरुजी कीर्तन के उपरांत सारी दान राशि व उपहार लेकर अपने किले नुमा आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। संगत भी कीर्तन सुनकर अपने अपने घर चली गई। इधर किशनलाल के घर क्या होता है देखिएगा। किशनलाल के घर कथावाचक बैठे थे, जिन्होंने किसी के ना समझ में आने वाली गरुड़ पुराण को सुनाया। गरुड़ पुराण को पाठ किया। किशनलाल ने अपना धर्म कुल, उन्होंने किसी को समझ में नहीं आने वाली वो कथा को सुनाया। इस तरह से उनके घर भी माता का श्राद्ध हुआ और किशनलाल ने अपना धर्म, कुल की मर्यादा, कुल की परंपरा को नहीं छोड़ा। अपने माँ जाए भाई को छोड़ना स्वीकार किया। कथावाचक के आसन के पास यहाँ भी माता करतारों का फोटो फूल माला डालकर रखा हुआ था। फोटो में माता करतारों की आंखें दोनों भाइयों को एक साथ देखना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों और व्यवस्था ने उन्हें एक नहीं होने दिया। ये रही मुझे जो कथावाचन को कहानी दी गई थी आदरणीय विनोद सिल्ला जी की, बड़ी ही मार्मिक कहानी, जिसको पढ़ते पढ़ते मैं भी सोचने पे विवश हो गई कि सच में एक माँ दोनों भाइयों को, दोनों बेटों को एक साथ देखना चाहती थी। उनके जीते जी दोनों एक नहीं हुए। बाद में भी उनके अंतिम संस्कार के समय एक हुए लोगों के कारण थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने श्राद्ध अपने अपने ढंग से अपने अपने घर में किया। यानी माता का फोटो 2 जगह रखा गया, दोनों ने अपने अपने ढंग से उनका श्राद्ध किया। तो ये बहुत ही विचारणीय कहानी है और विचारणीय प्रश्न है। आज यही परिस्थिति देखने में आ रही है, तो बताइए आपको दोनों कहानियाँ कैसे लगी। एक आदरणीय सिम्मीनाथ जी की और आदरणीय विनोद सिल्ला जी की दूसरी कहानी का समापन करके मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।